तो इस मिसाइल को छोड़कर यमन के हौथीज ने इस बात का ऐलान कर दिया कि हमारा पहला मिसाइल इस्राइल पर आकर गिरा है। सही सुना आपने दोस्तों, अब इस जंग में एक नया मोड़ आ गया है, क्योंकि अब यहां पर दबाव सिर्फ हॉर्मूज की खाड़ी पर नहीं पड़ने वाला है। बाब अल मंदब एक और सकरा सा चोक पॉइंट है जिसका इस्तेमाल अब ईरान और यमन या ये कहा जाए हौथी विद्रोही करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको वो मंजर दिखाना चाहता हूं जब हौथियों ने वो मिसाइल यमन से इस्राइल की तरफ दागी, जो कई खबरों के मुताबिक उसके न्यूक्लियर प्लांट्स को निशाना बनाने के लिए था। यानी कि जो लक्ष्मण रेखा इस्राइल ने पार की, अब उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। सबसे पहले मैं चाहूंगा आप इस वीडियो को देखें। और मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, हौथियों के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने औपचारिक तौर पर इस बात का ऐलान कर दिया कि अब हम इस युद्ध में घुस चुके हैं। इस्राइल और अमेरिका की खैर नहीं। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, पहले से ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर दबाव है। अब बाब अल मंदब एक और जगह है जहां पर दबाव बढ़ने वाला है। सुनिए उनके प्रवक्ता क्या कह रहे हैं। The spokesman for Yemen's Houthis is speaking from Sana'a. We'll listen in. Of the Yemeni armed forces regarding the immediate intervention in support of the Islamic Republic of Iran and to the resistance fronts in Lebanon, Iraq and Palestine, and within the current situation of the escalation and the ongoing attacks against our brothers in Lebanon and Iran and Iraq and Palestine. दोस्तों, अब आपके जहन में दो सवाल होंगे कि हौथीस के प्रवेश के बाद यह जंग किस तरह से अब एक नया मोड़ लेने वाली है। दूसरी बात, पहले से ही हॉर्मूज जल डमरू मध्य पर दबाव था। अब बाब अल मंदब जहां पर हौथियों का कब्जा है, वहां पर उनका नियंत्रण है, वहां से भी अब शिप्स जो हैं आगे नहीं बढ़ पाएंगी। इसका क्या असर पड़ने वाला है? सबसे पहले बहुत ही सरल शब्दों में, हौथीस का प्रवेश सिर्फ अमेरिका और इस्राइल के लिए करारा झटका नहीं है, ग्लोबल शिपिंग के लिए एक बहुत करारा झटका है। सबसे पहला सवाल जो आपके जहन में आ रहा है दोस्तों, हौथीस की एंट्री का मतलब क्या है? गौर फरमाएं। हौथी लीडर अब्दुल मलिक अल हौथी और उनके स्पोक्सपर्सन साफ कह चुके हैं कि यमन पूरी तरह से तैयार है ईरान के साथ खड़ा होने के लिए। उन्होंने कहा कि उनके हाथ ट्रिगर पर हैं और अगर एस्केलेशन बढ़ती है तो वो बड़े अटैक्स फिर से शुरू कर सकते हैं। वो इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट को ईरान वर्सेस यूएस इजराइल वॉर का ही हिस्सा मान रहे हैं। इसका सीधा मतलब रेड सी शिपिंग रूट्स, ऑयल सप्लाई और शायद इस्राइल पर भी दोबारा हमले हो सकते हैं। अब आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा दोस्तों कि हौथीज ने प्रवेश तो कर दिया है, मगर उनका फायर पावर क्या है, उनके हथियारों की ताकत क्या है? अब आपकी स्क्रीन पर वही बात मैं आपको सरल लफ्जों में समझा रहा हूं, गौर फरमाइए। नंबर 1, मिसाइल्स प्लस ड्रोन्स। ईरान की मदद से हौथीस के पास बैलिस्टिक मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल्स और सुसाइड ड्रोन्स हैं जिनकी रेंज करीब 2000 से 2500 किलोमीटर तक मानी जाती है। यानी ये रेड सी, गल्फ, मिडल ईस्ट और इस्राइल तक हिट कर सकते हैं। इसके अलावा इनके पास एंटी शिप कैपेबिलिटी है। हौथीज दुनिया का पहला ग्रुप है जिसने एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल को रियल कॉम्बैट में इस्तेमाल किया है। इसके अलावा उनके पास एंटी शिप क्रूज मिसाइल्स और स्वॉर्म ड्रोन्स हैं। आपके जहन में सवाल, इसका असर क्या होता है? क्या होता है इसका इंपैक्ट? तो गौर फरमाएं। शिप्स को रूट बदलना पड़ेगा सुएज अवॉइड करते हुए, इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ जाती है, ऑयल एंड फ्रेट प्राइसेस ऊपर जाते हैं, यूएस नेवी को लगातार डिफेंस मोड में रहना पड़ता है। और दोस्तों, ईरान जो ये जंग लड़ रहा है ना, इसमें सिर्फ हौथीस के प्रवेश की बात नहीं की जानी चाहिए। इस वक्त जो पूरा एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है, जिसमें हिजबुल्लाह भी शामिल है, वो भी लगातार इस्राएली सेना को तोड़ रहा है।
इसके बाद एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, अपने आप में उसे हराना नामुमकिन हो जाएगा। और अब मैं आपको बताने वाला हूं आपके स्क्रीन पर एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस कैसे ईरान की मदद कर रहा है। यह एक नेटवर्क है जिसमें ईरान प्लस हिजबुल्लाह प्लस इराकी मिलिशिया, हौथीज, कुछ पैलेस्टीनियन ग्रुप शामिल हैं। ईरान यानी कि IRGC और कुद्स फोर्स इन सबको फंडिंग, ट्रेनिंग, वेपन्स और इंटेलिजेंस देता है। हिजबुल्लाह जैसे ग्रुप्स बाकी मिलिशियास को ट्रेन भी करते हैं। स्ट्रैटेजी यानी रणनीति क्या है? ईरान खुद अकेले फाइट नहीं करता बल्कि अलग अलग मोर्चे खोल देता है। हिजबुल्लाह ईरान के उत्तर से प्रेशर यानी दबाव बनाता है। इराकी मिलिशियास की बात करें तो वो अमेरिकी बेसिस पर अटैक करते हैं। हौथीज की बात करें तो वो समुद्री रास्तों और शिपिंग पर हमला करते हैं। और इसका परिणाम क्या है? आपके स्क्रीन पर यूएस इसराइल को एक साथ कई जगह लड़ना पड़ता है, रिसोर्सेज डिवाइड हो जाते हैं और लागत बढ़ जाती है। यानी कि जाहिर सी बात है, इस जंग में अमेरिका और इसराइल का करोड़ों डॉलर्स खर्च होता है और इसलिए यह जंग उसके लिए कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है। अब जबकि बात मैं एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस की कर रहा हूं दोस्तों, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हिजबुल्लाह कैसे टारगेट कर रहा है। गौर फरमाएं। वेपन्स यानी हथियार, हिजबुल्लाह के पास हजारों रॉकेट्स, मिसाइल्स और ड्रोन्स हैं जिनमें कुछ प्रिसिशन गाइडेड भी हैं। टारगेट्स बॉर्डर के पास टाउन्स और मिलिट्री बेसिस, नॉर्दर्न इजराइल में लगातार रॉकेट फायर, और अगर हम डीप टारगेट्स की बात करें तो उसमें एयर बेसिस, शहरों, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर टारगेट करना हो सकता है। हिजबुल्लाह की टैक्टिक्स यानी रणनीति क्या है? रोज थोड़ा थोड़ा हमला किया जाए, एक किस्म का हरासमेंट अटैक, बीच बीच में बड़े रॉकेट बराजेस, एंटी टैंक मिसाइल से आर्मर्ड यूनिट्स पर हमला। और मैं आपको लगातार बता रहा हूं किस तरह से इस्राइल के मेरकावा टैंक्स को बुरी तरह से बर्बाद कर रहा है हिजबुल्लाह, और बाकायदा उसके प्रमाण, उसके सबूत वीडियोस के जरिए सामने आ रहे हैं। और हम जब एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो हौथीज ने इस मुद्दे में प्रवेश का ऐलान कर दिया है। उनके प्रवेश से क्या होने वाला है आपके स्क्रीन पर? एक और फ्रंट खुल जाएगा और सिर्फ लैंड वॉर नहीं, सी वॉर भी इंटेंस हो जाएगा। रेड सी, बाब अल मंदेब। अब यहां जिक्र मैं कर रहा हूं बाब अल मंदेब की। इसके मायने क्या हैं? इसका क्या स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस है? तेल के बाजार पर इसका क्या असर पड़ेगा? अर्थव्यवस्था पर इसका क्या असर पड़ेगा? कुछ देर बाद मैं आपको बताऊंगा। मगर आपके लिए जानना जरूरी हो जाता है कि ग्लोबल इकोनॉमी पर इसका त्वरित असर क्या पड़ने वाला है। ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगे, शिपिंग कॉस्ट बढ़ेगी, सप्लाई चेन्स डिस्टर्ब होंगी। मिलिट्री प्रेशर या मिलिट्री दबाव की बात करें तो यूएस और एलाइज को और शिप्स, मिसाइल्स और डिफेंस सिस्टम्स डिप्लॉय करने पड़ेंगे। और राजनीतिक संदेश की बात करें तो साफ है कि अगर ईरान पर हमला किया तो पूरा इलाका जल उठेगा और वो किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटने वाले हैं। मगर आपके जहन में सवाल होगा दोस्तों कि हौथीज के मैदान में घुसने के बाद बाब अल मंदेब पर क्या असर पड़ने वाला है। मगर उससे पहले मैं आपको बताने वाला हूं अल जजीरा हौथीज के प्रवेश के बाद क्या कह रहा है। आइए देखते हैं अल जजीरा की यह रिपोर्ट। Precisely so. In fact, just hours after the statement was made last night by the Yemeni group's military spokesperson Yahya Saree, where he mentioned that the fingers are on the trigger. Just a couple of hours later, according to reports, they seem to have launched a aerial attack, a hypersonic, a ballistic missile strike against Israeli military positions, according to the reports. Now, we have confirmation that we will receive a press statement from the Ansar Allah Houthi military spokesperson in just less than 20 minutes. Now, in that speech, in that TV statement, which he's expected to give, he will outline what exactly the attack targeted, what type of missile was used. I can tell you that throughout the years, the past 2 years of Ansar Allah Houthi strikes against Israel, it's most likely a hypersonic missile. And hypersonic missiles, as we've seen in the past, they're able to bypass. और अब वो अहम सवाल, हौथीज के प्रवेश के बाद तेल के बाजार पर क्या असर पड़ने वाला है? सरल शब्दों में आपके स्क्रीन पर, अगर हॉर्मूज जल डमरू मध्य पहले से ही पूरी तरह से चालू नहीं है और बाब अल मंदेब पर हौथियों का दबदबा या खतरा बना हुआ है, तो इसका मतलब है कि दुनिया के तेल के 2 सबसे बड़े रास्ते एक साथ प्रभावित हो रहे हैं।
इसका मतलब दुनिया की अर्थव्यवस्था पर इसका बुरा असर पड़ने वाला है। कैसे? गौर फरमाएं। ये दोनों रास्ते इतने अहम क्यों हैं? सबसे पहले हॉर्मूज जल डमरू मध्य। दुनिया का करीब 20% तेल इसी रास्ते से जाता है। अगर यहां दिक्कत आई तो बाजार में तेल की कमी हो जाती है। बाब अल मंदेब की बात करें तो यह रास्ता एशिया और यूरोप के बीच बहुत बड़ा व्यापारिक मार्ग है। यहां से तेल और सामान दोनों बड़ी मात्रा से गुजरते हैं। अहम मुद्दा, अगर बाब अल मंदेब पर भी खतरा बना रहे तो इसका क्या असर होगा? बाजार में डर बना रहता है। बिना रुकावट के भी तेल महंगा रहता है, मतलब तेल लंबे समय तक महंगा रहेगा। जहाज और व्यापार पर असर। जहाज को अब लंबा रास्ता लेना पड़ेगा अफ्रीका के नीचे से। इससे समय ज्यादा लगता है, ईंधन ज्यादा खर्च होता है, बीमा और किराया बहुत महंगा हो जाता है। नतीजा, सामान महंगा हो जाता है और इसका सीधा असर महंगाई और अर्थव्यवस्था पर। तेल महंगा यानी हर चीज महंगी, यात्रा, कारखाने, खाने पीने का सामान, इससे महंगाई और बढ़ जाती है। और आपके जहन में सवाल होगा कि किन देशों पर इसका सबसे बुरा असर पड़ रहा है। आपकी स्क्रीन पर भारत, चीन, यूरोप के कई देश तेल बाहर से खरीदते हैं, खर्चा बढ़ जाता है, महंगाई और बढ़ जाती है। यानी कि भारत को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा और भारत को इसका नुकसान पहले से हो रहा है। यानी कि हर भारतीय को हौथियों ने जो मिसाइल हमला किया है उस पर चिंतित होना चाहिए। तो अब आप समझे दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की जिद ने दुनिया को किस कदर बर्बादी के रास्ते पर ला दिया है। अमेरिका ने बातचीत के दौरान ईरान पर हमला कर दिया। ईरान के पास जवाब के अलावा क्या रास्ता था? इसके अलावा अमेरिका इस बात का ऐलान करता है कि 10 दिन तक हम आपके एनर्जी सेंटर्स पर हमला नहीं करेंगे। बावजूद इसके इस्राइल लगातार न सिर्फ उनके एनर्जी प्लांट्स बल्कि उनके परमाणु संयंत्रों पर भी हमला कर रहा है। इसलिए आज हौथी विद्रोही खुलकर ईरान के साथ खड़े हुए हैं और यहां से मामला और पेचीदा हो गया है।